हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर। तो जैसा कि हम लास्ट 2 लेक्चर में देख चुके हैं कि पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जो टाइम पीरियड्स थे अलग-अलग जियोग्राफिकल टाइम स्केल, उसके बारे में हम देख चुके हैं। और दूसरे लेक्चर में हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में देख चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत यूज़ होगा। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इसके बैकग्राउंड के बारे में, जिससे कि अपना बेस थोड़ा मजबूत हो जाए और हम आगे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है? तो जब कोई भी लॉ नहीं आया था, मतलब कोई भी सिद्धांत नहीं था ज्योग्राफी का कि ये लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं, तो सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि ये सब भगवान ने किया है। और जो वो आइडिया था, जो उस समय आइडिया प्रचलन में था, उसको कैटास्ट्रोफिज्म कहा जाता था। कैटास्ट्रोफिज्म को ऐसा माना जाता था कि एवरीथिंग हैज़ डिसाइडेड बाय गॉड। कहने का मतलब है कि सब कुछ भगवान ने तय किया हुआ है और सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। इस आइडिया को चैलेंज करते हैं जे हटोन। ठीक है, जे हटोन ये अपना एक दूसरा आइडिया देते हैं यूनिफॉर्मिटिज्म का। ठीक है, यूनिफॉर्मिटिज्म इनका जो कंसेप्ट होता है, की कंसेप्ट बोलते हैं इसको यूनिफॉर्मिटिज्म का। इसके तहत ये बताते हैं कि प्रेजेंट इज की टू पास्ट। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो बताता हूँ। यूनिफॉर्मिटिज्म को हिंदी में बोलते हैं एक रूपवाद, और प्रेजेंट इज की टू पास्ट कहने का मतलब है वर्तमान अतीत की कुंजी है। ठीक है, ये इनके कंसेप्ट हैं जो इन्होंने दिए जेम्स हटन ने। जेम्स हटन कहते हैं कि जो भी आज फीचर्स लैंडफॉर्म के ऊपर हैं, जो भी फीचर्स या जो भी क्रियाएं चल रही हैं लैंडफॉर्म के ऊपर, वो सब पहले भी हो चुकी हैं, यानी कि पहले भी रही हैं और अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेंज हुआ है। जैसे कहने का मतलब, जैसे वो कहते हैं प्रेजेंट इज की टू पास्ट, वर्तमान अतीत की कुंजी है, और जो चीज़ें वर्तमान में चलती आई वो अभी भी चल रही हैं। जैसे कि भूकंप, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझें, भूकंप। ठीक है, भूकंप पहले भी होता था, अभी भी है। पहले उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या ज़्यादा एरिया उसमें होगा, फील्ड में काफ़ी जगह होगा, लेकिन अभी टाइम के साथ कम हो गया भूकंप। कहीं कहीं वोल्केनोज हैं, ठीक है, कहीं कहीं वोल्केनोज नहीं है, यानी कि ज्वालामुखी। तो समय के साथ ज्वालामुखी भी कम हो गए हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियाँ पहले भी थी, अभी भी हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, वो ये कहना चाह रहे थे कि भूकंप हों, वोल्केनोज हों, रिवर्स हों, यानी कि जो फीचर्स हैं ज़मीन के ऊपर में, ये पहले भी थे और पहले भी एक्ट करते थे। यानी कि यूनिफॉर्मिटिज्म कहने का मतलब है कि ये पहले भी थे, यूनिफॉर्म ऐसे ही थे और अभी भी हैं। और जो चीज़ अभी हैं, क्योंकि जो वर्तमान है वो भविष्य की चाबी है। जो हमें वर्तमान में चीज़ें दिख रही हैं वो पहले भी थी, पास्ट में भी थी, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे रिवर्स, नदियों को अगर हम लेके चलें, तो अगर नदी बड़ी नदियाँ होंगी, अगर ज़्यादा उसमें पानी होगा तो क्या होगा, ज़्यादा पानी होगा तो वो ज़्यादा इरोजन करेंगी। ठीक है, इरोजन जानते ही हो क्या होता है, कटाव समझ लो एक तरह से। नॉर्मल में सब कुछ पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा साइंटिफिक वे में, लेकिन अभी कटाव समझ लो। जैसे अगर कोई नदी जा रही है, तो अगर उसमें ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ज़्यादा बड़े बड़े पत्थरों को आगे भागे ले जा सकता है, ठीक है, ज़्यादा मिट्टी को काट सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स की इंटेंसिटी में चेंज जरूर आ गया है, लेकिन वो फीचर्स ख़त्म नहीं हुए हैं। ये कहते हैं जेम्स हटन। इस आइडिया के तहत आगे चल के जेम्स हटन और प्लेफेयर दोनों मिलके एक कंसेप्ट देते हैं रिवर्स सिस्टम का। कौन? जेम्स हटन एंड प्लेफेयर। ठीक है, ये दोनों मिलके देते हैं एक रिवर्स सिस्टम का कंसेप्ट, लेकिन उसको साइंटिफिकली प्रूफ या एलेबोरेट या डिस्क्राइब करते हैं WM डेविस। नाम सुना होगा, ज्योग्राफी ऑप्शन लिए तो कहीं ना कहीं से तो सुना होगा। इनके नाम के बिना ज्योग्राफी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो WM डेविस इसको साइंटिफिकली प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो WM डेविस अपनी नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन का एक सिद्धांत देते हैं। उसके तहत वो नदी, यानी कि जो रिवर का सिस्टम होता है, उसको वो प्रूव करते हैं। कहने का मतलब वो लैंडफॉर्म्स का बताते हैं कि लैंडफॉर्म कैसे टाइम के साथ बने हैं। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और जो उनकी नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है वो रिवर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि रिवर ही उनका जो मेन, वैसे तो टाइम है, वो टाइम को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन रिवर को वो लेके चलते हैं। सारे लैंडफॉर्म्स उनके अकॉर्डिंग रिवर्स ने ही फॉर्म किए हैं। ठीक है, तो साइंटिफिकली डिस्क्राइब जब WM डेविस कर देते हैं इसको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन के थ्रू, तो क्या, तो इसको चैलेंज करते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन को वॉल्टर पैंक। ठीक है, और पैंक के बाद किंग, यही अपना जियोमॉर्फोलॉजी का आगे सिद्धांत चलता जाएगा। ठीक है,
तो चलिए कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है फंडामेंटल कंसेप्ट्स? जो हटन और डेविस, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। जैसे इन्होंने दिया अपना यूनिफॉर्मिटिज्म वाला, ठीक है, इन्होंने दिया नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। तो इन्हीं से कुछ सिद्धांत बने, उनके बारे में पढ़ते हैं। मतलब जनरल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले हम हटन की बात करते हैं। तो हटन ने जो यूनिफॉर्मिटिज्म का सिद्धांत दिया था अपना, उसमें अगर हम उसको अच्छे से समझें तो देखो, पहले हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, ठीक है। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ के पहाड़ एक तरह से, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, बर्फ़ के पहाड़, एक ग्लेशियर्स। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो पीछे वाली वीडियो देखी हुई है तो टाइम स्केल के बारे में पता होगा। प्लेस्टोसिन एक आइस एज थी, प्लेस्टोसिन आइस एज। इस समय में क्या है, अपना जो अर्थ है ये फ्रोज़न फॉर्म में था, जमा हुआ था, पूरा जम चुका था। अगर ये जम गया था उस समय, इसीलिए इसको आइस एज कहा जाता है। उस समय जम गया था, तो सोचो ग्लेशियर्स की मात्रा कितनी बढ़ गई होगी। लगभग नदी, समुद्र का जितना भी पानी है जो ऊपर के एरियाज़ में है, ऑलमोस्ट 90% अर्थ फ्रोजन फॉर्म में था, ऐसा समझो। ग्लेशियर थे उस समय। लेकिन अभी प्रेजेंट डे की बात करें तो अभी क्या है, अभी भी ग्लेशियर्स हैं, पर क्या ये उस मात्रा में है? नहीं है। अभी ग्लेशियर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। तो प्रेजेंट इज की टू पास्ट, यानी कि वर्तमान ही अतीत की कुंजी है, ठीक है। एक तरह से ये, यानी कि ग्लेशियर्स पहले थे, पहले भी मेल्ट हो रहे थे, अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन जो पहले था वो अभी भी है, अभी है जो वो पहले था, ठीक है, ग्लेशियर्स। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम वॉल्केनोज की बात करते हैं। अब उम्मीद है कि आपने टाइम स्केल वाली वीडियो देखी होगी। तो क्रिटिशियस, जो क्रिटिशियस पीरियड था उसमें क्या हुआ था, क्रिटिशियस पीरियड में क्या हुआ था कि अपना जो अर्थ है, जैसे सोचो यहाँ एक आइलैंड है मादागास्कर, ठीक है। वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सुनी होगी, पढ़ी होगी, आगे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इतना देखो कि पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था, पेंजिया, और एक ही ओशियन था, ठीक है। तो एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया, ठीक है, और एक ही ओशियन था पांथालासा। तो जब ये ब्रेक हुए गोंडवाना और दूसरे पार्ट में, तो इसके फिर वो फर्दर जब डिवाइड होते हैं तो इंडिया वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ आता है। और क्रिटिशियस पीरियड में जब ये पार्ट इस जगह पर होता है तो ये क्या है, एक ऐसी जोन है जहाँ बहुत ज़्यादा वोल्केनो फटते हैं। अब वोल्केनो यहाँ क्यों फटते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अभी ऐसा समझो यहाँ पे था, जब ये यहाँ पहुँचा तो इंडिया के इस पार्ट में बहुत ज़्यादा वोल्केनो, ज्वालामुखी फटे, जिसके ये अवशेष अभी तक यहाँ मिलते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक यहाँ पर भी मिलती है। उसके कारण क्या हुआ था, इंडिया का ये वाला पार्ट टूट गया था, जो कि अभी भी ज़मीन के नीचे है। तो वोल्केनो पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी कम है, लेकिन प्रेजेंट इज की टू पास्ट, यानी कि वर्तमान ही अतीत की कुंजी है। कुल मिला के मुझे लगता है अभी समझ चुके होंगे ये सब क्या है। कुछ नहीं है, जनरल जो फीचर्स अभी हैं वो पहले भी थे, तो वो बस यही कहना चाह रहे हैं। इनकी इंटेंसिटी ज़रूर कम हो गई है, पहले वॉल्केनिक बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत ज़्यादा फटते थे, अभी कम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट जो हटन ने दिया था वो है। अब हम चलते हैं डेविस की तरफ, डेविस को देखते हैं। डेविस की थ्योरी हम बाद में करेंगे, अभी उसके नॉर्मल कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, डेविस को देखने से पहले एक चीज़ और, जो अपने लैंडफॉर्म्स हैं, सेलिसबेरी ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं होता। पहले में है कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट प्लेन्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट प्लेन्स और ओशन बेसिन। कहने का मतलब कॉन्टिनेंट जमीन का उठा हुआ पार्ट और ओशियन का फ्लोर, पहले तो यही बना होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद में सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में जो कॉन्टिनेंट और ओशियन के ऊपर बनता है उसको उन्होंने सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में रखा। कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या बनेगा, माउंटेन, और क्या बनेगा, प्लेटियो, और क्या बनेगा, प्लेन्स, ठीक है, और क्या बनेगा, देखो डेजर्ट।
डेजर्ट में बनते हैं सैंड ड्यून्स। ये कोई छोटा सा पौधा है, काफ़ी तेज़ हवा चली, पता है वहाँ पर मिट्टी उड़ती है काफ़ी तेज़, तो ये क्या है उसको रोकने का काम करेगा। जैसे रिवर इरोजन करती है यानी कि नदी कटाव करती है, पेड़ ये सब क्या करते हैं, ये हवा को रोकते हैं एक तरह से। तो हवा को रोकेंगे तो यहाँ क्या होगा, मिट्टी जमा होगी धीरे धीरे, और इस तरह से यहाँ एक ड्यून यानी कि छोटा पहाड़ी टीला टाइप का बोले तो वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सैंड ड्यून्स क्या है ये भी कॉन्टिनेंट के ऊपर बनेगा, समुद्र के अंदर तो होता नहीं है रेगिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया। फिर और क्या बन सकता है, जैसे ये नदी जा रही है, नदी जाते जाते आगे देखा होगा मैदानी जब इलाकों में आती है तो मेंडरिंग करने लग जाती है, और जब वो एक समय इतनी ज़्यादा मेंडरिंग करती है कि उसके दो पार्ट मिल जाते हैं तो ये वाला एरिया अलग हो जाता है और ये ऑक्स बो लेक बनाता है, और नदी फिर यहाँ से पानी इसका फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्स बो लेक, ये सारे फीचर्स जो हैं ज़मीन के ऊपर, ये कॉन्टिनेंट प्लेन के ऊपर बनते हैं, ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में आ जाते हैं। थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में क्या आता है, सॉरी सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में अगर ओशन बेसिन की बात करें तो उधर क्या आता है, उधर आते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। जैसे समझो कि ये ओशन फ्लोर है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, यहाँ तक समुद्र है, पानी है, तो इसका जो नीचे का एरिया होता है वो समतल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सी माउंट। सी माउंट मतलब नीचे से वोल्केनो आया, विस्फोट हुआ, फिर आया, विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होता है वोल्केनो का, क्या निकलता है उसमें से, लावा। लावा निकलते निकलते, क्योंकि ओशन के अंदर है तो वो जल्दी ठंडा होगा, और वो गिरते गिरते ठंडा हो जाएगा, तो अंदर एक माउंटेन हिल्स टाइप का बन जाएगा, उसको हम सी माउंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर यही माउंटेन पैरेलल रेंजेस में दिखाई दें तो उनको मिड ओशियनिक रेंजेस बोलते हैं। सेम प्रोसेस है, आगे बढ़ोगे तो ये समझ में आएगा किस तरह से बनते हैं, इनका फॉर्मेशन ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। अभी बस जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, और ग्योर्स भी बनते हैं उसमें, फ्लैट टॉप माउंटेन, वैलीज भी बनती हैं, ट्रेंचेस जिसको बोलते हैं, मरीना ट्रेंच नाम सुना होगा। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर बनती हैं, ओशन बेसिन के अंदर, ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में आते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर जो होते हैं इसमें एक्सो जेनेटिक फोर्स काम करते हैं। ठीक है, इनको बनाने में, इनको एंडोजेनिक फोर्स काम कर रही थी, फोर्स वाला लेक्चर लिया है ना, नहीं लिया तो देख लेना। एक्सोजेनेटिक फोर्स काम कर रही होती हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करती हैं, डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन का मतलब होता है भाई साहब इरोजन और वेदरिंग। अब ये क्या है, इरोजन का मतलब होता है कि जैसे रिवर जो करती है, नदी गई, यहाँ से मिट्टी ली, यहाँ से पत्थर लिए और वो उसके साथ बहते हुए चले गए, वो होता है इरोजन। ठीक है, यानी कि किसी सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बह जाना, ये होता है इरोजन। और अगर हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग में जैसे कोई पहाड़ या छोटा सा हिल है, वो टूट के बहता नहीं है, वो टूट के नीचे गिर गया, ये वहाँ नहीं है, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जरूर नीचे आ गया है, लेकिन जैसे कोई पत्थर ज़मीन पर रखा है, धूप से बारिश से किसी कारण वो टूट गया, मतलब उसको हम इरोजन नहीं बोलते, वो वेदरिंग हो गया उसका, यानी कि वो टूट के वहीं गिर गया। लेकिन अगर नदी आ जाए वहाँ और इसको बहा ले जाए कहीं, या इसके टूटे हुए अवशेषों को कहीं बहा ले जाए, तो उसको हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं को डिन्यूडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जो डिन्यूडेशन से जो बनते हैं लैंडफॉर्म्स या जो फीचर्स, उनको हम थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में रखते हैं। तो जैसे कि माउंटेन है, अभी बना है, या कोई ज़मीन में है, ये अभी अभी बनी है, अगर यहाँ से नदी जाएगी क्या होगा, इसको काटेगी, पहले वी शेप में काटेगी, फिर इसको और गहरा, फिर आगे चल के जब नदी का फ्लो धीमा बढ़ जाएगा तो यू शेप में काटेगी। तो इस तरह से जो ये लैंडफॉर्म चेंज होते जाते हैं ज़मीन के ऊपर, इसको हम थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में रखते हैं, और यही अपने जियोमॉर्फोलॉजी के लिए मेन है, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये इंपॉर्टेंट स्कोप है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। ठीक है, तो इन फीचर्स के बारे में, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स के बारे में डेविस ने कहा था कि कोई भी एरिया आउटकम होता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। तो डेविस ने कहा कि कोई भी लैंडफॉर्म अगर बन रहा है तो वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, इन तीन चीज़ों के थ्रू ही बनता है। ठीक है, और वो भी इंसानों की तरह तीन स्टेजेस से गुजरता है, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड एज। ठीक है, तो ये तीन एज होती हैं उसके भी। तो आइए इसको देखते हैं डिटेल में। तो पहले तो ऐसा देखो कि सोचो ये एक ज़मीन है, ठीक है,
और इसके ऊपर ये कोई माउंटेन बना हुआ है पहाड़। अब अगर ऐसे माउंटेन्स को रिवर स्टार्टिंग में काटेगी तो वो वी शेप में काटती है, वी शेप में, है ना। और जब रिवर काटेगी तो उनकी हाइट भी छोटी होती जाएगी। फिर लेकिन धीरे धीरे करके रिवर की इंटेंसिटी कम होगी तो वो इनको यू शेप में काटेगी। और यू शेप में काटने के बाद में धीरे धीरे करके आगे इनको वो प्लेन्स बना देगी, ठीक है। और ये प्लेन्स बनाने के बाद में उसको कहाँ तक इरोजन करेगी, उसका ये इरोजन करेगी सी लेवल तक, यानी कि बेस लेवल। देखो ये है अपना बेस लेवल। रिवर के लिए बेस लेवल सी लेवल होता है, ठीक है। सी लेवल ही रिवर का बेस लेवल होता है। ये समुद्र है, रिवर का बेस लेवल सी लेवल होता है, ठीक है। क्या है ये भी बाद में समझोगे। तो क्या हुआ, एक माउंटेन था जिसको रिवर ने इनिशियल स्टेज में वी शेप में काटा, फिर रिवर की इंटेंसिटी कम हुई तो उसको यू शेप में काटा और बाद में उसने वो प्लेन्स बना दिया। तो इसी को डेविस ने यंग, मैच्योर और ओल्ड एज में डिवाइड किया है। तो इनिशियल स्टेज में रिवर ने ये किया, यानी कि ऊपर से इसकी वी शेप में कटिंग की, गॉर्जियस वैलीज बनाई और आगे जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो रिवर की, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उनको आगे की तरफ लेके गई। फिर आता है मैच्योर। मैच्योर स्टेज में क्या है, उसका इरोजन कैपेसिटी कम हो चुकी है रिवर की, तो वो अभी भी करेगी इरोजन तो, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएगी। और लास्ट ओल्ड एज में क्या रिवर का काम रह जाता है, सिर्फ डिपोजिशन। तो ओल्ड एज में डिपोजिशन हो गया। फर्स्ट स्टेज में यंग में हेडवर्ड इरोजन, यानी कि डीप वैलीज कट कर रही है। और मैच्योर एज में जो यू शेप वैलीज बन रही हैं, यू शेप वैलीज। और ओल्ड एज में सिर्फ डिपोजिशन और प्लेन सरफेस बन रही है। उसके एंड में एक फीचरलेस प्लेन सरफेस बनने के एंड में एक फीचरलेस सरफेस रह जाती है, जिसको कि डेविस ने नाम दिया पेनी प्लेन, ठीक है। ये बेस लेवल पे होगा। बेस लेवल पे होगा इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ नदी समुद्र से यानी कि ओशंस में जाके मिल रही है, डेल्टा बना रही है, उस जगह बना होगा, नहीं। ये बेस लेवल पे होगा, यानी कि ये बेस लेवल कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो जो एंड में छोटा सा एक हिल्स टाइप का रह जाएगा, उसको पेनी प्लेन नाम दिया। जब डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन हम करेंगे तो इस सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कैसे बनता है, इसका फीचर क्या होता है। लेकिन ऐसे समझो कि पहाड़ था, एक माउंटेन जो कि इरोड होते होते एक उसके चारों तरफ तो एक प्लेन सरफेस बन गई और एक छोटा सा जो हार्ड रॉक थी एक छोटा हिल्स टाइप का बना रह गया, ठीक है। अब इसके बाद में जो डेविस ने स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा वो जानते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में उसने बताया कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स को स्ट्रक्चर में लिया, ठीक है। रॉक्स का शेप कैसा है, मिनरल कंपोजिशन कैसा है, कौन से मिनरल्स हैं उसमें। जैसे कि अगर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो वो पानी से जल्दी उसका इरोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई और कंपोजिशन है तो उसको इरोड करने में रिवर को टाइम लगेगा। तो मिनरल कंपोजिशन, रॉक किस टाइप की है, उसका शेप कैसा है, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आई, यानी कि स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा लैंडफॉर्म, ठीक है। उसमें कहीं फोल्ड है या नहीं, उसमें फॉल्ट्स हैं या नहीं, ये सब स्ट्रक्चर। फिर प्रोसेस में तो यही है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना काम कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स किस इंटेंसिटी से काम कर रही है, ठीक है। ग्रेविटी कितना लग रही है और वहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। लास्ट में टाइम, जो कि डेविस के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो कहता है कि टाइम के साथ कोई भी लैंडफॉर्म, टाइम के साथ, ध्यान से सुनो, टाइम के साथ कोई भी लैंडफॉर्म एक प्लेन सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर और प्रोसेस। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसा है और प्रोसेस कौन सा उस पर यूज़ हो रहा है, लेकिन समय के साथ, यानी कि उसके लिए टाइम एंडलेस था कि समय पूरा धीरे धीरे करके कुछ लाखों साल में जो भी टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं था, लेकिन समय के साथ में सब कुछ प्लेन बन जाएगा। ये डेविस ने सबसे ज़्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंस टाइम को दिया कि टाइम के साथ कोई भी सरफेस इस रूप में न रह के इस रूप में आ जाएगी ओल्ड एज में, ठीक है। जिस वजह से डेविस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि आप जानते हैं, और शायद प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी उसके बारे में, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी पता होगा। तो पता है कि जो पेंजिया टाइप का कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी बार बना है और काफ़ी बार टूट चुका है।
तो जब लैंडफॉर्म यानी कि जो ज़मीन है अपनी वही स्थिर नहीं है तो हम इसको एंडलेस टाइम कैसे दे सकते हैं? ऐसे समझो कि अभी माउंटेन है कोई और इसका रॉक बहुत हार्ड है और इसके पास से जो रिवर जा रही है या फिर जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कोल्ड है। देखो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में इरोजन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, और नदी भी वीक है, ऐसा समझ के देखो। तो फिर इसको इरोड नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि रॉक हार्ड है, प्रोसेस इतना इंटेंसिफाई नहीं है और क्लाइमेट भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो जब इसको नहीं कर पाएगा तो फिर डेविस ने सिर्फ टाइम को इम्पोर्टेंस दिया है, जो कि ये स्थिर रह नहीं सकता। काफ़ी सालों में हो सकता है कि प्लेट यहाँ से ब्रेक कर जाए और ये पार्ट कहीं और मूव कर जाए और ये कहीं और मूव कर जाए, ठीक है। तो जब ये माउंटेन स्थिर ही नहीं है तो हम टाइम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं? तो ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में ये कहा जाता है कि ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज चेंज। कहने का मतलब कि जो जियोमॉर्फोलॉजी में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, वो है चेंज, यानी कि चेंज होना कंपलसरी है, यही एक परमानेंट चीज़ है, बाकी कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहेगी, ठीक है। जिसकी वजह से डेविस को क्रिटिसाइज किया जाता है और उसको चैलेंज किया आगे चल के पैंक ने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम के बारे में डिटेल में, कि इनके फंडामेंटल कंसेप्ट क्या हैं और टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। वो करने के बाद में फिर हम डायरेक्ट चलेंगे डेविस की थ्योरी के ऊपर, पैंक की थ्योरी के ऊपर, फिर उसको किंग ने क्या कहा उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।